Hello guys, I am Imran Khan and welcome to the online platform of Ideal Institute of Commerce. मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है हम बेसिकली उसको डील करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि अब इकोनॉमिक्स जो है वो अब आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। ऑलरेडी आप 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ के आ चुके हैं, आपको इकोनॉमिक्स का एक अच्छा आइडिया पहले से हो चुका है। तो अब हम उसको फर्दर बेसिकली डील करने वाले हैं, उसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं और 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारा 12th क्लास की इकोनॉमिक्स है वो उसके बेसिकली क्या क्या पार्ट्स हैं, किस तरीके का सिलेबस है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, हम उसको डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे। 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है वो एक 100 मार्क्स का पेपर है, ये बात आप जानते हैं। और 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसमें आपको याद हो, आपको 2 बुक्स दी गई होंगी, 2 किताबें आपको मिली होंगी। एक हमारी जो पार्ट है इसका वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो एक तो हम बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करेंगे और इसके साथ साथ जो दूसरा हमारा पार्ट है वो है बेसिकली डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, इसको इंडियन इकोनॉमी भी आप कह सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और दूसरा डेवलपमेंट का पार्ट है जिसको आप इंडियन इकोनॉमी बेसिकली कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं, यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और जो डेवलपमेंट है, ये बेसिकली हमारा 100 मार्क्स का पेपर है। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि जो 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है इकोनॉमिक्स का, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के दोनों पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स किस तरीके से हैं, 80 मार्क्स आपकी जो होती है वो थ्योरी की होती है और 20 मार्क्स जो होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, वो प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। यानी जो टोटल मार्क्स का वेटेज है वो बेसिकली आपका 80 + 20 के फॉर्म में है। तो 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। यानी कि जो फाइनल एग्जाम्स हमारे होंगे वो 80 मार्क्स का पेपर होगा और जब 80 मार्क्स की थ्योरी का एग्जाम होना है तो उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा ये बेसिकली आपका 40 मार्क्स का होगा। यानी 50% वेटेज जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को दी गई है और उसके बाद जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसको भी इक्वल वेटेज मिला हुआ है, यानी 40 मार्क्स का जो हिस्सा होगा वो बेसिकली डेवलपमेंट का होगा। तो 50% वेटेज हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का है और 50% ही वेटेज जो है वो आपका बेसिकली डेवलपमेंट का भी है। और इन दोनों पार्ट्स को हमें बेसिकली बहुत डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स थी उस इकोनॉमिक्स से ये थोड़ी सी अपने आप को डिफर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरीके से है कि 11th क्लास में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डील किया था और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स को डील किया था। तो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जो था वो पूरा न्यूमेरिकल पार्ट था, लेकिन यहां पे डिफरेंस ये आ जाता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरा साइंटिफिक है। यानी जिस तरीके से माइक्रो का पार्ट था कुछ उसी तरीके का मैक्रो का भी पार्ट है जो पूरा एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पे है, साइंटिफिक अरेंजमेंट्स में है। तो वो एक पार्ट इसका है। डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट है और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपके पास थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट आता है, थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसमें बहुत डेटा होता है और डेटा को याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो बहरहाल हमें जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है ये थोड़ा सा स्कोरिंग में इसमें बहुत डिफिकल्टीज आती है कि आप इसमें अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। मैं आपको यहां पे गारंटीड ये बात कह सकता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे उसमें 100% आप बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक लिमिट है, उसका एक रेंज है। और जब आप सालों से वो चीजों को डील कर रहे होते हैं, जैसे हम कई सालों से इस चीज को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमें श्योरिटी होती है कि यहां से ये क्वेश्चंस आने हैं, यहां से ये क्वेश्चंस आने हैं, तो उसमें कहीं कोई आपको डिफिकल्टीज नजर नहीं आएगी। समझ रही बात? तो यहां पे तो आप ये मान के चलें कि 40 मार्क्स का मतलब ये होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको पूरा 40 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, थोड़ी सी आप अगर आप मेहनत करते हैं तो
दूसरी तरफ जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें डेवलपमेंट पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा हमें डेवलपमेंट, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट है तो हमें उस पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डेवलपमेंट वाले पार्ट पे। समझ आ रही बात? तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले जो बात करेंगे वो ऑब्वियस सी बात है मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आने से पहले, क्योंकि आपको याद हो 11th क्लास में भी एक क्वेश्चंस आपने किया था वहां पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स का जो मेन ब्रांच है उस ब्रांच को बेसिकली ब्रॉड लेवल पे दो ही हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, और जो ये दो हिस्से होते हैं क्लासिफिकेशन के, उसमें एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पहले 11th क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन एक बार और हमें यह समझने की जरूरत है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारे इकोनॉमिक्स का जो ये दो एंगल जो है, जो दो प्रोस्पेक्ट है, एक माइक्रो का और एक मैक्रो का, उसमें क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, और फिर हम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजों के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। तो चलिए एक हम कंपैरेटिव डिफरेंस लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? जैसा कि आप जानते हैं कि 11th क्लास में आप ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा आप पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं अब आपको एक चीज यहां पे और समझा दूं कि हमने जो पढ़ा था वो क्या है, जो चीजें हमने 11th में डिस्कस की थी, और अब जो हम आगे डील करने वाले हैं 12th क्लास में जो चीजें हम डील करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका बेसिकली प्रोस्पेक्ट क्या है, उसके बेसिकली आइडियाज क्या है, उसमें बेसिकली क्या क्या टॉपिक हैं, उन सारी चीजों को हम बेसिकली यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आप ये बात जानते हैं कि आप कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो सिंपली आप कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम की एक स्टडी है। अब हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हम उसके बारे में बेसिकली बात करते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं, और उसी को आप बेसिकली इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी के अंदर, वो दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें डील करना है। एक प्रॉब्लम होती है जो किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ मुझे ही फेस करना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम होती है जो मेरे अलावा पूरी इकोनॉमी उसको फेस करती है। तो हमारे पास जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम्स तो वो है जो हम इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं, और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है जो आप एग्रीगेट लेवल पे डील करते हैं, इकोनॉमी लेवल पे डील करते हैं। समझ रही बात? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेजर डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है, वो यही है कि आप कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। तो आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल की होती है। इंडिविजुअल लेवल का मतलब यह होगा कि यह प्रॉब्लम मुझे हो सकती है, ये प्रॉब्लम एक बायर की प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम एक प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की प्रॉब्लम है ये बेसिकली। तो आप सिंपल क्या कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली studies the macroeconomics studies the economic problem
इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट एग्रीगेट लेवल। अब देखिए फर्क यहां पे अब आपको दिख जाएगा। हमने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम उन इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करेंगे, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो एग्रीगेट लेवल की प्रॉब्लम है। एग्रीगेट लेवल की प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि इंडिया के अंदर महंगाई है, द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज, लेट अस से इट इज इंक्रीजिंग और राइजिंग। तो अगर महंगाई एक प्रॉब्लम है तो महंगाई किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम तो नहीं है, महंगाई सिर्फ मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है, महंगाई सिर्फ आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है, महंगाई पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेरोजगारी से बेसिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इज ए प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक इश्यूज, तो अब मुझे बताइए कि क्या इन अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा उसका इंपैक्ट सिर्फ मुझ पे पड़ेगा या पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो यहां पर हम जो इकोनॉमिक इश्यूज है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का जो कैटेगराइजेशन हमने किया हुआ है वो इस तरीके से किया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम उन इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात कर रहे होंगे जिन इकोनॉमिक इश्यूज को हम इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं। समझ रही बात? और अगर कोई भी इकोनॉमिक इश्यूज ऐसी है जो हम इंडिविजुअल लेवल पे डील नहीं करते हैं, एग्रीगेट लेवल पे डील करते हैं, जो एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, जो एक सिस्टम की प्रॉब्लम है, जो सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी भी प्रॉब्लम है, हर किसी की प्रॉब्लम है, वो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। तो इट इज वेरी सिंपल डिफरेंस दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स basically discuss or studies the economic problem और economic issues at aggregate level। ठीक है, aggregate का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल की बात आप बेसिकली कर रहे हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये आता है कि जब कभी भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, मैं अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा इश्यूज है, कोई ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो माइक्रो लेवल की है, मैं माइक्रो के किसी इश्यूज के बारे में बात कर रहा हूं, तो उस केस में जो भी हमारे पास मैक्रो के वेरिएबल्स हैं, जो भी हमारे पास एग्रीगेट के वेरिएबल्स हैं, उनको हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। मतलब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वी एज्यूम, एक तरीके से आप कह सकते हैं वी एज्यूम मैक्रो वेरिएबल शुड कांस्टेंट। हम यहां पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी मैक्रो के वेरिएबल, यानी जब आप माइक्रो की बात कर रहे थे 11th क्लास में, जितनी भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस की, चाहे वो कंज्यूमर थ्योरी की पार्ट हो, चाहे वो प्रोड्यूसर थ्योरी का पार्ट था, चाहे वो मार्केट का पार्ट था, तो वहां पर आप सिर्फ इंडिविजुअल को ले रहे थे, आप पूरी इकोनॉमी को नहीं ले रहे थे। तो जो एग्रीगेट लेवल के जो मैक्रो के वेरिएबल्स हैं उनको आप कांस्टेंट रखेंगे। इसी तरीके से जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पर वी एज्यूम माइक्रो वेरिएबल शुड कांस्टेंट। हमने कहा कि अब यहां पर हम माइक्रो के जो वेरिएबल होंगे उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। मतलब यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको समझना है कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होंगे तो उस टाइम पे मैक्रो के जो वेरिएबल्स होंगे वो सब कांस्टेंट माने जाएंगे, और जब आप मैक्रो के वेरिएबल को डिस्कस कर रहे होंगे तो माइक्रो के वेरिएबल को आप बेसिकली कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए मैं कोई एक इश्यूज लेता हूं, जो इश्यूज किसी इंडिविजुअल पर्सन का इश्यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप मुझे आते हैं, मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर आई वांटेड टू इंप्रूव माय इकोनॉमिक कंडीशन। आप कहते हैं कि सर मैं अपने घर की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाना चाहता हूं। तो आप मुझे बताइए एज एन इकोनॉमिक्स की मैं क्या करूं। तो एज एन इकोनॉमिक्स ये इश्यूज
जो उस बच्चे की, उस पर्सन की इश्यूज है, जब मैं उसको डील कर रहा होऊंगा तो वो माइक्रो का इश्यूज है, वो उस इंडिविजुअल पर्सन का इश्यूज है। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए एज एन इकोनॉमिक्स मैंने उससे कहा कि इफ यू वांटेड टू इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ योर फैमिली देन स्टार्ट सेविंग मनी। मैंने उसको सजेस्ट कर दिया कि आप पैसे बचाओ, आप पैसे सेव करो। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अपने घर की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर नहीं बना सकते। तो एज एन इकोनॉमिक्स I told him that saving is good for you. It means saving is recommended for that people to improve their economic condition. मान लीजिए ये मैंने इशू कर दिया, लेकिन ये जो रिकमेंडेशन एज ए इकोनॉमिक्स मैंने उस पर्सन को दी है वो उसकी इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई होगा। अब ये चीज मैं एग्रीगेट पे अप्लाई नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि यही इशू मैं अपनी पूरी इकोनॉमी पे अप्लाई कर दूं। अगर सोच के देखिए क्या होगा अगर हमारे इकोनॉमी, हमारे सिस्टम के अंदर सारे लोग पैसा सेव करने लगे। अगर सारे लोग पैसा सेव करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप खर्च कम करेंगे, और अगर खर्च कम करेंगे तो सामान कम खरीदेंगे, सामान कम खरीदेंगे तो सामान कम बिकेगा, सामान कम बिकेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो इकोनॉमी तो आपकी डाउन हो जाएगी। तो वो जो रिकमेंडेशन मैंने उस पर्सन को दी थी वो इकोनॉमी पे तो अप्लाई नहीं हो रहा। आप तो बोलोगे कि सर ये कैसे इकोनॉमिक्स हो, आपने तो कहा था कि सेविंग इज गुड फॉर अस, लेकिन जब इकोनॉमी ने सेविंग करना शुरू कर दिया तो उस केस में तो पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई। तो ऑन दैट केस सेविंग इज बैड। सो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि सेविंग इज गुड फॉर इंडिविजुअल बट सेविंग इज बैड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि वो इकोनॉमी के बिजनेस को गिरा रहा है। तो यही एक वजह है, इस एग्जांपल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी कोई इकोनॉमिक्स किसी एक इश्यूज को डिस्कस कर रहा होगा, जैसे वो इंडिविजुअल इश्यूज को डिस्कस कर रहा है, तो वो एग्रीगेट के जितने भी इश्यूज हैं उसको वो इफेक्ट नहीं कर रहा, उसको वो कांस्टेंट मान रहा। समझ गए? यानी अगर मैं किसी इंडिविजुअल को सेविंग रिकमेंड करता हूं तो एग्रीगेट सेविंग को मैं कांस्टेंट मानूंगा। समझ रही बात? तो इसी तरीके से जब आप 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो उस वक्त आपने मैक्रो के जो वेरिएबल्स थे उसको आपने कांस्टेंट एज्यूम किया था, और उसी तरीके से अब जब हम मैक्रो की बात करेंगे, एग्रीगेट की बात करेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि जो भी माइक्रो के वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो गए। तो इट इज वेरी क्लियर दैट वी एज्यूम while studying microeconomics we assume macro variable is constant, or whenever we study macroeconomics we assume micro variable should constant. I think ये दोनों डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर उन इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करते हैं जो इंडिविजुअल लेवल की है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर उन इकोनॉमिक इश्यूज को हम डिस्कस करते हैं जो एग्रीगेट लेवल की है। जब हम माइक्रो की स्टडी करेंगे तो मैक्रो का वेरिएबल कांस्टेंट होगा, और उसी तरीके से जब हम मैक्रो का स्टडी करेंगे तो उस केस में माइक्रो के जो वेरिएबल होंगे वो बेसिकली कांस्टेंट होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब आइए इसके तीसरे डिफरेंस पे। जो तीसरा डिफरेंस है वो ये कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस। आप बेसिकली क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, जब आप माइक्रो की बात कर रहे होंगे तो उस माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। और थ्योरी ऑफ प्राइस का मतलब, या आप ये भी कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ प्राइस का मतलब ये होता है क्योंकि जब आप माइक्रो को डील करते हैं, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस होती है वो किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है, इसकी स्टडी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की थी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं ना कहीं हमने क्या कहा, उसको हमने थ्योरी ऑफ प्राइस कहा, क्योंकि द प्राइसेस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड, और हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई अगर मान लीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं कोई सामान बना रहा हूं, मुझे उसको बाजार में बेचना है, तो मुझे उसकी कीमतें तय करनी होगी। लेकिन वो कीमतें कैसे तय की जाएंगी,
प्राइसेस कब ज्यादा होंगे, प्राइसेस कब कम होंगे, वो कहीं ना कहीं आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और यही वजह है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ये एक तरीके से कहलाता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। आप इसको कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप थ्योरी ऑफ या स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल की आप बात करते हैं। अब हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द स्टडी पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि प्राइसेस इन इंडिया इज लेस दैन द प्राइसेस इन यूएसए, अगर मैं कहता हूं कि इंडिया के अंदर जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं वो कम हैं और यूएसए के अंदर जो कीमतें हैं वो बेसिकली ज्यादा है, तो मैं यहां पर जो प्राइस की बात कर रहा हूं वो मैं जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहा हूं। यानी जनरल एक तरीके से वो एग्रीगेट प्राइस की बात करते हैं, वो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं आप कि इंडिया के अंदर महंगाई कम है, यूएसए के अंदर महंगाई ज्यादा है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर महंगाई ज्यादा है और लेटर से श्रीलंका के अंदर जो कीमतें हैं, महंगाई है वो कम है। तो वो एक जनरल प्राइस लेवल की आप बात कर रहे हैं और जो जनरल प्राइस लेवल है वो कहीं ना कहीं किस में आता है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज बेसिकली थ्योरी ऑफ प्राइस और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे कि सर ये जो माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस को हम समझ रहे हैं, इसमें माइक्रो के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, मैक्रो के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे। तो थोड़ा सा अब हम वेरिएबल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो अगर आप वेरिएबल्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पहला वेरिएबल था वो आपको याद हो, आपने पढ़ा था कंज्यूमर थ्योरी। ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था। सो एग्जांपल में हमारे पास जो पहला है वो है कंज्यूमर थ्योरी, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से दूसरा आपने पढ़ा था प्रोड्यूसर थ्योरी। दीज आर द वेरिएबल्स दैट वी विल स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी आपने बात की थी यहां पे, अगर आपको याद हो तो मार्केट स्ट्रक्चर भी इसी का एग्जांपल है। सो यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप कंज्यूमर थ्योरी की बात करते हैं, प्रोड्यूसर थ्योरी की बात करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो वो सारे वेरिएबल माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। समझ रही बात? अब आप कहेंगे कि सर हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आने वाले हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वेरिएबल है उसमें सबसे पहला वेरिएबल है आपका नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का मतलब होगा हाउ टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। यानी इसमें हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप किसी भी कंट्री की इनकम को कैसे एस्टिमेट करेंगे। जैसे अगर कहा गया कि आप बताओ इंडिया की जीडीपी कितनी है, अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा आगे के वीडियोस में कि जीडीपी क्या होता है, लेकिन जीडीपी का मतलब आप अपने देश की इनकम का एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो आप एस्टिमेशन कैसे करेंगे, तो वो एक थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्ट है जो हम बेसिकली यहां पर करेंगे। तो नेशनल इनकम एक वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसी तरीके से दूसरा वेरिएबल है यहां मनी एंड बैंकिंग का। अगेन मैं आपको बताऊं कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। मनी एंड बैंकिंग का मतलब यह होगा कि इसमें हम अपने मॉनेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मॉनेटरी सिस्टम का मतलब यह होगा कि हम वहां समझने की कोशिश करेंगे कि करेंसीज जो होती है, जो नोट होते हैं, वो बेसिकली कौन इशू करता है, कैसे इश्यूज होते हैं। अक्सर जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि एक दिमाग में मेरे सामने एक प्रॉब्लम आती थी। हमेशा मैं सोचता था कि हमारे देश में इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, इतने इश्यूज हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं पैसे से। तो हम यानी हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि बहुत सारे नोट प्रिंट करे 2-2 हजार वाले और सबके घरों में एक एक कट्टा नोट पहुंचा दे। दिक्कत क्या है, इंक भी है, पेपर भी है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है।
ये दिमाग में आता था कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है, सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम मनी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती हैं, ये करेंसीज किस तरीके से इशू की जाती हैं, कौन इशू करता है, क्या अथॉरिटी है हमारे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, जो मनी है वो किस तरीके से डेवलप्ड हुआ है, किन किन फॉर्म्स के अंदर मनी है, वो सारी चीजें हम बेसिकली मनी के बारे में मनी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मनी के साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें बैंकिंग को भी समझना है। बैंकिंग का मतलब ये होगा कि जो बैंक्स हमारे यहां काम करते हैं, कितने तरह के बैंक्स हैं और उन बैंकों का काम किस तरीके से होता है, ये बैंक किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं, वो सारी चीजें हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो मनी एंड बैंकिंग ऑब्वियस सी बात है कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पढ़ना होगा। तीसरा वेरिएबल जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे वो है आपका थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ये तीसरा जो यूनिट है आपका थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम का लेवल है, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है या जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप इस कंटेंट पे मत जाइए, जब हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाएंगे। इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्यों? क्योंकि अक्सर आप ये बात सुनते रहते होंगे कि भैया डॉलर महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया, इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर गई। तो सवाल ये उठता है कि ये डॉलर महंगा कैसे होता है, कौन पर्सन बैठा हुआ है जो इस डॉलर की वैल्यू तय करता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम काम करता है। ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन एक हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम बेसिकली यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एक और हमारे पास टॉपिक है जिसको आप कहते हैं बजट, गवर्नमेंट बजट और बीओपी। दो इसमें चीज मैंने लिखी है, एक तो लिखा मैंने बजट और दूसरा लिखा मैंने बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बजट क्या होता है? आपने सुना होगा सरकारें अक्सर बजट बनाती हैं, वो कहते हैं जी एजुकेशन पे हमने इतना करोड़ खर्च कर दिया और हेल्थ पे इतना करोड़ खर्च कर दिया, और सरकार एक अपना फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो सरकार द्वारा बजट बनाए जाते हैं वो बजट किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो बजट का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके का होता है, उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक टॉपिक है जिसमें आपकी कंट्री का पूरी दुनिया के साथ जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होता है कि वो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है कि किस कंट्री ने किससे कितना ट्रेड किया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, उसके अकाउंटिंग के फॉर्म में उसको कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, वो भी चीजें आप यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉड लेवल पे आपने ये देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करेंगे, मनी एंड बैंकिंग के बारे में बात करेंगे, इनकम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, एक्सचेंज रेट के बारे में बात करेंगे, बजट के बारे में बात करेंगे। ये सारा कंटेंट है जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डील करनी है। और सारे के सारे टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसे टॉपिक हैं जो जिनको समझने में आपकी जो क्यूरियोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फ्रेम है विच इज कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट दैन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। 11th क्लास में जो इकोनॉमिक्स आपने माइक्रो की पढ़ी थी कंपैरेटिव, वो इजी था, और अब जो 12th क्लास में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप करने वाले हैं, ये जो कंटेंट है यहां पर, ये जो टॉपिक होगा वो आपका वो कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। कैसे? आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मान लीजिए आपने कहा कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है, क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं? मैंने कहा बताइए क्या प्रॉब्लम है। आपने कहा कि सर मैं बेरोजगार हूं, क्या आप मेरे लिए कोई काम अरेंज कर सकते हैं? दैट इज पॉसिबल और इजी फॉर मी
टू बेसिकली अरेंज अ वर्क फॉर अ सिंगल पीपल। एक आदमी को काम दिलाना मेरे लिए आसान है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के अंदर 20% पॉपुलेशन ऐसी है या 30% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, और मुझसे कहा गया कि आप सर इनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इंडिविजुअल पर्सन को काम देना या उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना कंपैरेटिवली मेरे लिए इजी है, और पूरी इकोनॉमी की अगर 25-30% यानी 25 करोड़ लोगों को काम देना, रोजगार देना, वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल काम होगा। तो आप सिंपल सी चीज ये समझिए कि किसी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को टैकल करना थोड़ा आसान होता है और किसी एग्रीगेट की प्रॉब्लम को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहां पर आपको समझना यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है जो हम 12th में डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरिजन अगर आप लेते हैं तो। बहरहाल ये तो बात हो गई कि मुश्किल थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन क्योंकि ये पूरा एक साइंटिफिक पैटर्न है तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली हम इसको बेसिकली डील कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और 100% मार्क्स भी यहां से बेसिकली हम स्कोर कर सकते हैं। बहरहाल आइए शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेस है, उसको समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी होगा कि हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरह के थॉट्स हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आप जिसको कह सकते हैं। तो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक हमारा है जिसको आप कहते हैं क्लासिकल स्कूल, और दूसरा जो है वो है हमारा केन्जियन स्कूल। अब देखिए, मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के थॉट्स हैं, हमारे पास दो तरह के व्यूज हैं, दो तरह की थ्योरीज हैं। एक हमारा है क्लासिकल थॉट या क्लासिकल स्कूल कहते हैं, और दूसरा हमारा है केन्जियन थॉट या बेसिकली उसको आप केन्जियन स्कूल कहते हैं। आज हम ये समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थॉट एंड केन्जियन थॉट। अब ध्यान दीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक ये बिल्कुल क्लियर ना हो जाए कि जो दो तरह के थॉट्स हैं, जो दो तरह के व्यूज हैं, जो दो तरह के एप्लीकेशंस हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्लासिकल थॉट्स और केन्जियन थॉट्स में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन इस क्लासिकल और केन्जियन थॉट के डिफरेंसेस को समझने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि जो केन्जियन थॉट है, ये केन्जियन थॉट एक तरीके से जब वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में, तो 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये बेसिकली केन्जियन थॉट हमारे पास इमर्ज हुआ था। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ जो थॉट था वो बेसिकली क्लासिकल थॉट था। तो केन्जियन थॉट 1930 के बाद डेवलप किया गया थॉट है, और केन्जियन थॉट जो है उसको डेवलप करने वाला जो पर्सन है वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है J.M. केन्स। J.M. केन्स का मतलब होता है जॉन मेर्नार्ड केन्स। बहरहाल हम उसके पे भी आएंगे कि जॉन मेर्नार्ड केन्स का क्या वर्क था, क्या फीचर्स थे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस पे आ जाएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल थॉट्स एंड द केन्जियन थॉट्स, तो अब जरा उस पे आ जाइए। सबसे पहली डिफरेंस, सबसे पहला जो चीज है वो आपको समझना पड़ेगा कि क्लासिकल थॉट ये बात मानता है कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट को एक जनरल फिनोमिना मानता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। अब इसको आप समझ लीजिए, क्लासिकल थॉट यह मानता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है। क्या मतलब होता है
कि इकोनॉमी मोस्ट ऑफ द टाइम और मैक्सिमम ऑफ द टाइम और नॉर्मली फुल एम्प्लॉयमेंट पे डील करती है। क्या मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह होता है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उन सबको जो एग्जिस्टिंग वेज रेट होगा, जो मजदूरी चल रही होगी, उस रेट पे उनको काम मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके यहां बाजार में 500 रुपए की मजदूरी चल रही है, तो 500 रुपए की अगर मजदूरी चल रही है तो उस 500 रुपए पे जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उन सबको काम मिल जाएगा। मतलब ये कि सिस्टम में कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो उस मजदूरी पे काम करना चाह रहा होगा और उसको काम ना मिले। सो एवरीवन हु बेसिकली इंटरेस्टेड एंड विलिंग टू वर्क, दे बेसिकली गेट वर्क। तो नो वन इज अनएम्प्लॉयड, यानी यहां पर कोई पर्सन बेरोजगार आपको नहीं मिलेगा जो काम करना चाहता है और उसको काम ना मिल रहा हो। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, क्लासिकल थॉट्स का ये मानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इकोनॉमी की एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। समझ आनी बात? केन्स इससे इत्तेफाक नहीं रखता है, केन्स इसको बेसिकली डिराइव करता है और केन्स कहता है कि नो, फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन इन द इकोनॉमी। कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो एक स्पेशल केस है। इकोनॉमी के अंदर जो नॉर्मल सिचुएशन है वो बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर employment is a normal situation. Under employment is a normal situation and full employment is a special case. Full employment is a special case. अब केन्स ये कहता है कि जी नो, अगर क्लासिकल ये कह रहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मली इकोनॉमी में होती है, तो केन्स कहता है कि नहीं जी, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। नॉर्मली जो इकोनॉमी होती है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट पे होती है। और जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो कभी कभार अचीव की जाने वाली सिचुएशन है, वो नॉर्मल केस बिल्कुल भी नहीं है, वो एक स्पेशल केस है। सो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि जो क्लासिकल थॉट्स हैं वो कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है। जो केन्जियन थॉट है वो कहता है कि नहीं जी, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक बेसिकली नॉर्मल केस है और फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली एक स्पेशल केस है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस कहता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये बात मानते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि इकोनॉमी के अंदर बेरोजगारी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो या डिसइक्विलिब्रियम हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए सरकार के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम इकोनॉमी में अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। अपने आप रिजॉल्व होने का मतलब ये होगा कि इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट और डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, दैट विल बी ऑटोमेटिकली बीन बेसिकली रिजॉल्व्ड। अगर इकोनॉमी, जैसे मान लीजिए क्लासिकल ये कहते हैं कि जी मान लीजिए यहां पे हमने कहा बेरोजगारी हो गई, तो वो कहते हैं कि उसमें सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। कैसे दूर हो जाएगी? उन्होंने कहा मान लीजिए बेरोजगारी हो गई तो वेज रेट कम होगा, जो मजदूरी के दर होंगे वो कम होगा। जब मजदूरी की दर कम होगा तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी। जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो वो डिमांड सप्लाई के बराबर आ जाएगा और सबको काम मिल जाएगा। तो यहां पे कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और डिसइक्विलिब्रियम जो होगा वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। सो यहां पर आप समझिएगा कि नो नीड ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहां पर बेसिकली क्या होगा? देयर इज नो नीड ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और डिसइक्विलिब्रियम will resolve automatically, will resolve automatically। सो कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें सरकार के इंटरवेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। सो क्लासिकल
जो व्यूज है, जो थॉट है, वो इस पर बेस्ड है कि अगर हमारे सिस्टम में बेरोजगारी या कोई भी डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व होती है, इसमें सरकार के इंटरवेंशन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। जबकि केन्जियन थॉट जो है वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है और केन्स का मानना है कि जो प्रॉब्लम है, चाहे वो बेरोजगारी की प्रॉब्लम हो, चाहे डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व नहीं होती है। केन्स कहता है कि इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, सरकार को कुछ फिस्कल पॉलिसीज अपनानी पड़ेंगी जिससे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। तो यहां पर केन्जियन थॉट्स का यह मानना है कि सरकार का इंटरवेंशन जरूरी है। समझ में आता है? तो यहां पर कह रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू resolve the problem of unemployment और डिसइक्विलिब्रियम। तो अगर बेरोजगारी की प्रॉब्लम हो या कोई डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। कौन मानता है? ये केन्जियन थॉट बेसिकली मानता है। तो दो डिफरेंस क्लियर है। पहले डिफरेंस में हमने कहा कि क्लासिकल थॉट्स का मानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है, जबकि केन्स कहता है कि नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक स्पेशल केस है। दूसरे डिफरेंस में हमने कहा क्लासिकल थॉट्स का यह मानना है कि अगर इकोनॉमी में बेरोजगारी हो या डिसइक्विलिब्रियम हो तो उसमें सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, वो चीज अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। केन्स कहता है कि नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, तभी जाके अनएम्प्लॉयमेंट या डिसइक्विलिब्रियम जैसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है या होगा रिजॉल्व। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? अब आइए तीसरे डिफरेंस पे। अभी आपको याद हो मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर सिस्टम में बेरोजगारी है तो क्लासिकल के हिसाब से क्या होगा, वो अपने आप रिजॉल्व होगा। और वो अपने आप कैसे रिजॉल्व होगा? हमने कहा वेज रेट कम होगा, मजदूरी का जो दर है बाजार में वो गिर जाएगा, जिसकी वजह से लेबर की डिमांड बढ़ेगी। जब अब लेबर सस्ते होंगे तो आप लेबर ज्यादा काम पे रखोगे, जब लेबर ज्यादा काम पे रखोगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। यानी क्लासिकल थॉट्स ये बात मानता है कि वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी यहां पर यह कहता है कि जी जो वेज रेट है, जो मजदूरी का दर होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, मतलब वो बढ़ेगा घटेगा। और अगर मजदूरी का दर जो होगा, जो रेट होगा, अगर वो फ्लेक्सिबल होगा तो बाजार अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा, फिर सरकार को उसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल थॉट्स वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, फ्लेक्सिबल वेज रेट की बात करता है, लेकिन केन्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। केन्स कहता है कि जो वेज रेट होता है वो एक तरीके से रिगिड वेज रेट होता है। रिगिड का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं अनफ्लेक्सिबल। अनफ्लेक्सिबल मतलब जो वेज रेट ज्यादा चेंज नहीं होता है। अब केन्स अपनी इस बात को किस तरीके से प्रूव करता है, आप ये देख लीजिए कि वेज रेट चेंज नहीं होता। हमने कहा था ना कि क्लासिकल ये कह रहा है कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो मजदूरी का दर घटेगा, लेबर सस्ते होंगे तो लेबर का डिमांड ज्यादा करेंगे तो सबको काम मिल जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वेज रेट का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। केन्स कहता है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मिनिमम वेजेस लॉ होते हैं, लेबर यूनियंस होती हैं, तमाम तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो वेज रेट को कम करने से रोकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके देश में मिनिमम वेजेस लॉ है और अगर लॉ कहता है कि 200 से कम आप वेज रेट नहीं रख सकते, तो फ्लेक्सिबल का मतलब वो 200 से नीचे नहीं जाएगा। दूसरी चीज, जो लेबर यूनियन है, जब आप रेट मजदूरी का दर कम करेंगे तो जो लेबर यूनियन होगा वो स्ट्राइक कर देगा, वो बोलेगा जी कोई लेबर काम नहीं करेगा, हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं।
तो वो इसका मतलब ये होगा कि केन्स अपनी इस बात को कि वेज रेट में ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, वो अनफ्लेक्सिबल होगा, वो इस चीज का एग्जांपल देता है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं आपको लेबर यूनियन और मिनिमम वेजेस लॉ होते हैं जो वेज रेट को फ्लेक्सिबल नहीं करने देते हैं, जो वेज रेट कम नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि वेज रेट रिजिड होता है, वो चेंज नहीं होता, वो अनफ्लेक्सिबल होता है। और फिर उस केस में अगर वेज रेट अनफ्लेक्सिबल है तो प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व नहीं होगी और फिर सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। समझ मेरी बात? चौथे डिफरेंस पे आइए। चौथे डिफरेंस में हमारा जो क्लासिकल थॉट है, क्लासिकल स्कूल जो है, दिस स्कूल इज बेस्ड अपॉन द सेज मार्केट लॉ। सेज मार्केट लॉ। अब ये सेज का जो मार्केट लॉ है वो क्या है? सेज इज ए नेम ऑफ द इकोनॉमिक्स नेम एज जेबी सेज। तो जेबी सेज एक इकोनॉमिक्स है जिसने अपनी एक मार्केट लॉ दी थी। और मैं आपको बताऊं कि क्लासिकल जो थॉट है वो थॉट पूरा उस जेबी सेज की जो मार्केट लॉ है उस पर बेस्ड होता है। मार्केट लॉ क्या कहता है? मार्केट लॉ कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का मतलब यह होगा कि जेबी सेज का मार्केट लॉ यह कहता है कि बाजार में जितना भी सामान आप बेचने के लिए रखते हैं वो सारा का सारा सामान खरीद लिया जाता है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का मतलब होगा कि वट एवर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बेसिकली केप्ट इन द मार्केट फॉर सेल दैट विल बी डिमांडेड। तो वो एक तरीके से जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है ये सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी है। सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी। सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि ये सप्लाई साइड पे पूरा फोकस करता है। ये कहता है कि आप सामान बनाइए, आप चीजों को प्रोड्यूस करिए और जितना सामान आप बनाते हैं बाजार के अंदर बेचते हैं वो सारा का सारा सामान बिक जाएगा। तो ये कहता है कि सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी है और ये कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जबकि केन्स इस बात से नहीं मानता है और केन्स कहता है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। अब देखिए केन्स इस थ्योरी को बिल्कुल उल्टा कर देता है और केन्स की जो थ्योरी है वो बेसिकली डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी, डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। अब सवाल यह उठता है कि केन्स अपनी इस बात को किस तरीके से प्रूव करता है। दोनों को आप जरा समझिएगा। सेज का जो मार्केट लॉ है उसमें कहा गया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब यह था कि जितना सामान आप बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बाजार में बेचने के लिए रखते हैं वो सारा का सारा सामान खरीद लिया जाता है। केन्स कहता है कि नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। आप जितना सामान खरीदते हैं उतना ही बिकता है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए केन्स ने 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी यहां पर बताता हूं। 1930 में मंदी आई थी जिसको आप ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। मंदी में क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। आप जानते हैं कि हमारे यहां जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था पूरे वर्ल्ड में, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन तकरीबन 18वीं सेंचुरी में शुरू हो गया था। इंडस्ट्रीज का लगना, जब इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में लगाई जा रही थी तो उस इंडस्ट्रीज की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोडक्शन था वो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस से पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया मशीन बेस्ड प्रोडक्शन पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप प्रोडक्शन हाथों की जगह मशीन से करना शुरू करते हैं तो प्रोडक्शन आपका फास्ट हो जाता है, प्रोडक्शन आपका तेजी से बढ़ता है। ठीक है, जब प्रोडक्शन आपका तेजी से बढ़ता है, जितना आपका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता चला जाएगा उससे क्या होगा, उससे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो जितना ज्यादा सामान बनेगा उतना ज्यादा सामान बिकना भी चाहिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सामान बनना और बिकना शुरू हो गया। लेकिन इसी दौरान वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, जो कि पहला वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ और 18 तक चला, 4 साल तक चला। और दूसरा वर्ल्ड वॉर जो था वो बेसिकली स्टार्ट हुआ 1939 में, जो कि 1945 तक चला।
तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब वर्ल्ड वॉर हुआ और उस वर्ल्ड वॉर में ट्रेड रुक गया, जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिंग नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब रुक गया तो सामान बिकना बंद हो गया, और सामान बिकना बंद हो गया तो कंट्रीज के पास सामान का स्टॉक बढ़ गया, और यह सामान का स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ गया कि सामान बेसिकली बिकना बंद हो गया। सामान का स्टॉक जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया, प्रोडक्शन बंद कर दिया तो लोगों को काम मिलना बंद हो गया। जब लोगों को काम नहीं मिला तो लोगों को सैलरी नहीं आई, और जब सैलरी नहीं आ रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, तो वो सामान खरीद नहीं पा रहे थे, तो इकोनॉमी पूरी तरीके से आपकी इकोनॉमी डाउन हो गई। और वही 1930 का 1930 का ग्रेट डिप्रेशन कहलाता है। तो उस 1930 के दौरान क्या हुआ, प्रोडक्शन तो बहुत था लेकिन वो सामान बिक नहीं रहा था। लेकिन क्लासिकल ने तो कहा था कि जितना आप बनाओगे वो सब बिक जाएगा, लेकिन 1930 में ऐसा नहीं हुआ। तो केन्स ने कहा कि नो, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल हियर। सो व्हाट इज एप्लीकेबल, विच इज डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। तो इसीलिए क्लासिकल थॉट्स सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड पे बिलीव करता है, जबकि केन्जियन थॉट्स डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई पर बेस्ड होता है। और यही वजह है कि क्लासिकल थॉट्स को हम सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं और केन्जियन थॉट्स को हम डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, 1930 से पहले ज्यादातर जो इकोनॉमिक्स थे वो क्लासिकल को ही फॉलो करते थे, चाहे वो एडम स्मिथ की बात हो या कोई और पुराने पीगू रॉबिन्सन की बात हो, वो सब क्लासिकल को फॉलो करते थे। जेएम केन्स या उसके बाद 1930 के बाद जो इकोनॉमिक्स आए वो बेसिकली केन्जियन को फॉलो करते हैं। तो एक ब्रॉड लेवल पे आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि क्लासिकल थॉट्स और केन्जियन थॉट्स में क्या डिफरेंस है। हमने कहा कि क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट को नॉर्मल सिचुएशन मानता है, केन्जियन उसको स्पेशल केस मानता है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट को नॉर्मल केस मानता है। क्लासिकल कहता है कि अगर प्रॉब्लम है बेरोजगारी की या कोई डिसइक्विलिब्रियम की तो उसमें सरकार के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। केन्स कहता है कि नहीं जी, इंटरवेंशन की जरूरत है। क्लासिकल वेज रेट को फ्लेक्सिबल मानता है, केन्जियन वेज रेट को अनफ्लेक्सिबल मानता है। क्लासिकल थॉट्स जो बेस्ड है वो सेज के मार्केट लॉ पर बेस्ड है, जिसमें कहा गया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जबकि केन्जियन थॉट जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, जो कहता है डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। और इसी वजह से क्लासिकल थॉट्स को हम सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं और केन्जियन थॉट्स को हम डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज में जल्दीबाजी नहीं करनी। जल्दीबाजी किसमें नहीं करनी, आपको ये कहना कि ये सही है और ये गलत है, या ये सही है ये गलत है, ये जल्दीबाजी होगा। आपको और बहुत डिटेल में चीजों को समझना पड़ेगा, तब आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि कौन सही है और कौन बेसिकली सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों थॉट्स की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। जब आप इंडिया के प्रोस्पेक्ट से इसको देखते हैं तो यहां बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार का इंटरवेंशन है, तो आपको लगता है कि केन्स जो बातें कह रहा वो हमारी इकोनॉमी पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है। यूएस या जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज है जहां बेरोजगारी नहीं है, वहां पर ये सारी चीजें बकवास लगेंगी और ये वाला थ्योरी जो है वहां ज्यादा इफेक्टिव या ज्यादा इंप्लीमेंटेड मैनर में आपको बेसिकली नजर आएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको कि क्लासिकल थॉट्स और केन्जियन थॉट्स में क्या डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस की। पहली चीज हमने डिस्कस की कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, और दूसरी चीज हम लोगों ने डिस्कस की कि क्लासिकल थॉट्स और केन्जियन थॉट्स में क्या डिफरेंस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो इन दोनों में से क्वेश्चंस की ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स में ज्यादातर टाइम पूछा जाता है, या तो माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पूछा जाता है या क्लासिकल थॉट्स और केन्जियन थॉट्स के बीच के डिफरेंस को पूछा जाता है। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर इस वीडियो में आपको सिर्फ चीजों को समझना है, और मैं इस वीडियो के साथ जो पीडीएफ आपको अटैच करूंगा उस पीडीएफ में इसका पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, ये पूरा डिफरेंस आपको वहां पर इजी मिल जाएगा। फिर आपको करना यह है कि वो चीजें बहुत अच्छे से तैयार करनी है। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम बेसिकली मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।